नमस्कार, मैं हूं अनिका आर्यन, हाजिर हूं एक बेहद अहम मुद्दे के साथ। जाड़े में खेती को तबाह करने वाली रेगिस्तानी टिड्डियां एक बार फिर से खेतों में उतर आई हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से सफर करके पाकिस्तान होकर आई ये टिड्डियां राजस्थान से आगे उत्तर भारत के कई राज्यों में फैल गई हैं। जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई तक इनके कई बड़े हमले होने का अंदेशा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने टिड्डियों के हमले को खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण बताया है। लेकिन टिड्डी नियंत्रण में न केवल पैसों की बल्कि कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याएं हैं। राजस्थान और गुजरात में 10 लोकस्ट वॉच सेंटर्स हैं, लेकिन इनमें 3/4 यानी 75% पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा कीटनाशकों का छिड़काव करने वाले उपकरण भी बहुत पुराने हैं। लोकस्ट वॉच सेंटर्स को गाड़ियों की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने इंग्लैंड से एरियल स्प्रेयर्स मंगाने का समझौता किया है, जो कि अगले 15 दिन में भारत आने की उम्मीद है। इससे टिड्डी नियंत्रण को लेकर सरकारी तैयारियों और संजीदगी दोनों पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि रेगिस्तानी टिड्डियों ने बीते जाड़े में ही आने वाले समय में खतरे का अंदेशा दे दिया था। अकेले राजस्थान में इन टिड्डियों ने लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर इलाके में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया था। तो सवाल यही उठता है कि टिड्डी नियंत्रण के लिए समय पर तैयारियां क्यों नहीं की गई। अगर खरीफ सीजन में ये टिड्डियां ऐसे ही बेकाबू रहीं तो खाद्य सुरक्षा का क्या होगा। इसके अलावा सवाल यह भी है कि टिड्डी नियंत्रण के लिए जो केमिकल्स का बड़े पैमाने पर पेस्टिसाइड्स कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, उससे जैविक खेती पर क्या असर पड़ेगा, उसे बढ़ावा देने की मुहिम का क्या होगा। सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशकों को लेकर कितनी तैयारियां की हैं ग्राउंड पर। ऐसे तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की विशेष चर्चा। टिड्डियां कैसे बन सकती हैं आबो हवा और खाद्य सुरक्षा के लिए आफत। और इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट एंटोमोलॉजिस्ट सुमित डूकिया जी, और हमारे साथ पंजाब के फाजिल्का से एक ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अनिल जयानी जी जुड़ गए हैं। जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ेंगे जो कि इकोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के संयोजक हैं, पार्थ जगानी जी। सबसे पहले मैं शुरुआत सुमित जी आपके पास आना चाहूंगी। ये 16 राज्यों में अलर्ट जारी है, 5 राज्यों के भी 100 जिलों से ज्यादा टिड्डियां पहुंच चुकी हैं। इतना बुरा हाल है ग्राउंड पर। आपको क्या लगता है सबसे पहले कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई और कोरोना की वजह से ये लापरवाही और डबल हो गई? देखिए, मैं अनिका जी नमस्कार। पहले तो ये समस्या कोई आज आने वाली एकदम हमारे सामने विकराल रूप एक दिन में इसने नहीं लिया है, और हर समस्या आने से पहले अपने कुछ सूचक और सूचकांक देती है कि मैं मतलब जैसे टिड्डी का FAO ने बहुत पहले हमें मैप दे दिया था। नासा की तरफ से इंडिया को एडवाइजरी जारी हो गई थी। इवन जैसलमेर के किसानों तक भी इसके हमारे जो साथी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से भी बहुत बड़े स्तर पे किसानों के साथ शेयर भी किया गया था। परंतु अब ये देखा जा रहा है कि आनन फानन के अंदर अब हमें लग रहा है कि जैसे आज ये विकराल रूप ले लिया है। ये आज विकराल रूप नहीं लिया है। इस समस्या ने कम से कम 1 साल के आसपास हमारे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 1 साल इन टिड्डियों को वहां पे दस्तक दिए हुए हो चुका है। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि सरकार उस चीज को सीरियसली नहीं लेके, और अब ऊपर से हम एक मास्किंग या लिपापोती का जो हम काम कर रहे हैं कि ऊपर हम ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, पर दर्द जो अंदर है, जो जैसे उन्होंने अंडे दे दिए, अब वो कैसे आगे उनके निकलेगी उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आपने अभी बात बताई कि 2/3 ही इनके पास स्टाफ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक टेक्निकल लड़ाई है। ये कोई मजदूर की लड़ाई नहीं है कि आप आज उसको रोड से उठा के 300 रुपए पर डे के ऊपर आप मजदूरी पे उसको लगा देंगे। इसके लिए आपको कीट विज्ञानी चाहिए, इसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का नॉलेज वाला एक आदमी चाहिए जो उसका सही मिश्रण बना के और उसको दवा को डाल सके। आज आप और मैं ये काम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जितना एक कृषि विज्ञानी या कृषि कीट विज्ञानी कर सकता है। जी जी, आप ये बताएं कि
जो पेस्टिसाइड्स इस वक्त छिड़के जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि एकदम हड़बड़ाहट सी हो गई है? तमाम राज्यों के कृषि मंत्री अपने अपने बयान दे रहे हैं कि स्थिति काबू में है, हमने इतने हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्प्रेयर से छिड़काव कर दिया है। आपको लग रहा है कि ये आंकड़ों का खेल ज्यादा बन गया है, लेकिन उसके बनस्पत जो संजीदगी दिखानी चाहिए थी, जब एक छोटा झुंड आ रहा था उस समय कहीं ना कहीं नियंत्रण और काबू नहीं किया गया, इसलिए ये स्थिति इतनी भयावह हो गई है? जी जी बिल्कुल। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था कि जैसे कल भी मैंने आपको बताया कि ये साल भर से हमारे पास में है, और एक साल किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें मतलब अभी 5 दिन में पता लगा है। राज्य सरकारों को एडवाइजरी मिल चुकी थी, राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से क्या इंतजाम किए। मैं लास्ट ईयर के आपको बताऊं तो आज भी जो गत वर्ष जो किसानों ने अपने संगठन बना के जो दवा का छिड़काव किया था, ट्रैक्टर उन्होंने जो यूज किए थे, उनका पैसा अभी तक उन किसानों को खर्चे का भी नहीं मिला है। मुआवजा का बात मत करिए आप, खर्चा जो उन्होंने अपनी गाड़ियां यूज करके और एक मास स्केल में, जिसको हम लोग सरल भाषा में कार सेवा कहते हैं, कि सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आए, सारे किसान आए, उन्होंने बोला हम सरकार का साथ देते हैं। और उस कंडीशन के अंदर जो उन्होंने खर्चा किया था, उस समय ये बोला गया था कि भाई आप आइए, आपके ट्रैक्टर का डीजल का और ट्रैक्टर का जो मिनिमम जो प्राइस होगा वो हम आपको देंगे, और आप हमारे साथ इस काम में जुड़िए, क्योंकि ये आपकी और हमारी एक साझा समस्या है। आज ये स्थिति आ गई है कि उस समय का भी उनको पैसा नहीं मिला है, और सरकार ने सोचा कि उसके बाद ये टिड्डी का दल खत्म हो जाएगा। ये टिड्डी का दल आज से नहीं, ये कई सालों से, इसकी तो दशकों से, और मतलब आप ये समझ लीजिए कि राजस्थान का इतिहास अगर देखें तो दशकों से, और मतलब आप ये सदियों से ये वहां पे आती रही है। टिड्डियां जो है इनको चेस करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस बार ये बोला जा रहा है कि ये जो टिड्डियां हैं, इनकी प्रवृत्ति पिछले बार के टिड्डियों से कुछ अलग है। ये इमैच्योर हैं, पिंक कलर है इनका, और उसी वजह से बहुत फुर्तीली हैं। क्या चुनौती है इनके इस नेचर को समझते हुए? अभी पिछले ये देख लीजिए कि करीब 2 महीने से मध्य पूर्वी एशिया और राजस्थान या जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, उसके अंदर इंटरमिटेंट रेन हो रही है। मतलब हर 15-20 दिन के बाद में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। तो ये सब एनवायरमेंट उनको एक बड़ा सुटेबल और बड़ा कंड्यूसिव एनवायरमेंट मिल रहा है, जहां पे वो प्रजनन कर रही है और आगे की तरफ बढ़ रही है। अभी जो हम लोग टिड्डी दल देख रहे हैं, उसमें अधिकतर पिंक कलर के हैं, जो गुलाबी कलर के हैं वो एडल्ट नहीं हुए हैं। तो एडल्ट मीन्स वो ब्रीडिंग स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, और वो क्योंकि ब्रीडिंग स्टेज में जाने के बाद में मादा बहुत अंडे के साथ बहुत भारी हो जाएगी, और वो उतना स्पीड से नहीं उड़ सकती जितना कि आज का ये जो टिड्डी जो हमारा उड़ रहा है, वो उस स्पीड पे उतनी नहीं उड़ पाती है। तो ये बात इनकी सही है। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जब हमारे ऊपर से आती है तो भगवान की तरफ चारों तरफ से समस्याएं आती है, और उस समस्या के अंदर आज के टाइम में हम देखें तो बहुत ज्यादा आंधियां आ रही है, और बहुत ज्यादा हवा का वेग है, हवा की जो गति है बहुत तेज है। तो टिड्डी अपने खुद की उड़ान बढ़ती है, पर उसकी उड़ान का मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हवा की गति होती है। तो जो अभी करंट में 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो मध्य भारत में और अपना पश्चिमी राजस्थान की जो हवाएं चल रही है, इसकी वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत फास्ट पहुंच रही है, त्वरित गति से जा रही है। तो जैसे आज आपको टिड्डी अगर 50 किलोमीटर पीछे दिखी है, तो घंटे 1.5 घंटे के अंदर वो 50 किलोमीटर उनको कवर करने में कोई टाइम नहीं लगता है। आधिकारिक तौर पर ग्राउंड पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं टिड्डियों को काबू में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केएल गुर्जर जी हैं, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर लोकस्ट डिवीजन के प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, फरीदाबाद से। गुर्जर जी, ये बताइए कि देश भर में एकदम आतंक का सा माहौल हो गया है टिड्डियों को लेकर। कुछ 16 राज्यों में अलर्ट है, 5 राज्यों के 100 से ज्यादा जिलों में टिड्डियों का आतंक। क्या कहेंगे, ग्राउंड पर क्या तैयारी है? किसानों को आश्वासन चाहिए कि सरकार क्या कर रही है? जी नमस्कार। अभी क्या है कि इतना आतंकित की होने की जरूरत नहीं है। अभी सिचुएशन जो है कंट्रोल में है, और जो टिड्डियां जो आगे तक पहुंची थी मध्य प्रदेश और उसके सीमांत जो अमरावती जिले में, तो वहां पर अभी जो दल है वो इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, और वापस जो डायरेक्शन है विंड्स का वो चेंज हो गया है। तो अभी ये टिड्डियां जो है मेनली राजस्थान में ही हैं, और मध्य प्रदेश में श्योपुर के आसपास हैं, और एक झांसी ललितपुर के पास में एक दल वहां पर, यानी कि 2 दल मध्य प्रदेश में, और बाकी दल 4-5 दल जो है राजस्थान में है, सीमावर्ती क्षेत्रों में है, जोधपुर के आसपास वहां पर हैं, और बीकानेर में है। तो अभी स्थिति
नियंत्रण में है और इनको लगातार नियंत्रित किया जा रहा है। सर, जो विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं तो उनका कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी ये आधी संख्या है, अभी फिर से एक बड़ा अटैक आना है जून जुलाई में, जो कि FAO ने भी कहा है, और फिर लौटते वक्त अगस्त में एक बार फिर से, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग हो जाएगी, और फिर एक बार अगस्त में तीसरा अटैक। क्या कहेंगे आप, किस तरह की तैयारी है? हाँ, जो तैयारियां हैं LWO की, जो भारत सरकार की, वो तैयारियां बहुत अच्छे स्तर पर चल रही हैं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको और बढ़ा रहे हैं। हम जनवरी में हमने 10 जो माइक्रो नेयर मशीन्स हैं वो यूके से इंपोर्ट करके 10 उसमें हमारे जो ग्राउंड टीम है उसमें जोड़ दी थी, और 15 मशीनें अभी 15 जून तक और मशीनें आ रही है हमारे पास। 60 मशीनें 15 जुलाई को और आ जाएंगी। तो ये इसके अलावा जो ड्रोन्स का है, एरियल स्प्रेइंग का है, वो भी चल रहा है। अभी फील्ड में ड्रोन्स भी पहुंच चुके हैं और भी ड्रोन्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि 15 जो जून जुलाई में जो दल आने वाले हैं और जो फर्दर उसके बाद आने वाले हैं, तो उनके लिए जो समुचित जो तैयारियां हैं वो हम कर रहे हैं और हमारे लिए पर्याप्त उनको नियंत्रित करने के लिए संसाधन उपलब्ध रहेंगे। और सर, एक चीज और बताएं कि जो बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो सकता था वो शुरू में नहीं किया गया, तो इस कारण अब लीथल पेस्टिसाइड्स, एकदम जो नुकसानदेह वाले पेस्टिसाइड्स हैं, मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरीपिफॉस, इन सब का इस्तेमाल, मेलाथिनिन, इन सब का इस्तेमाल हो रहा है। आपको लगता है कि इससे जीव जंतु और जो बाकी की आबो हवा है और मिट्टी है उस पर असर पड़ेगा दूरगामी? हाँ, जो बायोपेस्टिसाइड है उनको एक लिमिटेशन होती है उनकी, कि उनको जो प्रयोग करते हैं वो इनकी जो शैशव अवस्था होती है, हॉपर्स या निम्फ बोलते हैं, उसमें ही कारगर साबित होते हैं। वो जो बड़े जो वयस्क दल बन जाते हैं उसके बाद वो बायोपेस्टिसाइड इन पर कारगर साबित नहीं होते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये केमिकल जो रसायन है, जो पेस्टिसाइड है, वही एक ऑप्शन है कि उससे ULV के द्वारा या दूसरे ट्रैक्टर माउंटेड के द्वारा, पंप के प्रेशर पंप के द्वारा स्प्रे करके और उनसे कंट्रोल किया जाए। यही एक सॉल्यूशन है इसके। आपको लगता है कि शुरुआत में कहीं लापरवाही हुई? अगर इनको पहले ही कंटेन कर लिया जाता इन तरीकों से तो आज ये स्थिति ना बनती? नहीं, ये अभी जो भी दल आए हैं हमारे यहाँ के नहीं है, सब बाहर के दल हैं। हमारी तरफ से कोई वो नहीं की गई है, क्योंकि ये जो हवा के द्वारा उड़ करके आए हैं और इसके बाद जो यहाँ पर अगर एग लेइंग होती है और उसके बाद जो प्रोजनी बढ़ती है इनकी, उसको कंट्रोल करेंगे। उसमें हम जो भी इंटीग्रेटेड संसाधन है वो सब प्रयोग करेंगे। ये दल हमारे यहाँ के नहीं है, सब बाहर के हैं। जी, तो आपने बोला था कि विदेशी स्तर पर भी बातचीत हो रही है, तो जब शुरू में पाकिस्तान और ईरान की तरफ से दिक्कत आई थी उस वक्त इसको क्यों नहीं कंटेन किया गया? क्या वहां पर कोई पेस्टिसाइड्स की कमी रही? कोविड के चलते कुछ दिक्कतें आई? हाँ, क्योंकि हम 19 मार्च से लगातार जो वर्चुअल मीटिंग होती है स्वैक की, जो 4 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, इनके साथ हर सप्ताह जो है वर्चुअल मीटिंग हो रही है FAO की प्रेजेंस में, और लगातार जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान चल रहा है। और ये बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ पर इतने संसाधन हमने लगाए हुए हैं, इतने नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दल आए हैं। इसका मतलब ये है कि जो दल वहाँ पर जो बने हैं उनको समुचित ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया है और इसी वजह से उड़ के आए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी के लिए। सौम्य जी, आपके पास आना चाहूंगी कि हम बात कर रहे थे पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे कुछ 10-11 इंसेक्टिसाइड्स को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, जिसमें सबसे लीथल श्रेणी में न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, वो केमिकल्स। आपको लगता है कि हम इस स्थिति में उनका इस्तेमाल कर रहे होंगे, और जो इससे खतरे हैं उसके बारे में लोग, किसान खासतौर से जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो वाकिफ नहीं है उतना? मैं अनिका जी, आप एक चीज बताना चाहूंगा कि गत वर्ष जून जुलाई के अंदर जैसलमेर के एक स्पेशल भूभाग के अंदर जब टिड्डियों का हमला हो गया था, तो सरकार टिड्डी नियंत्रण दल ने वहां पे जाके स्प्रे किया, और स्प्रे करने के बाद में उन्होंने वहां के स्थानीय न्यूज़पेपर के अंदर एक छोटी सी न्यूज दी, और उसमें लिखा कि इस पूरे एरिया में 7 दिन तक कोई भी मवेशी और कोई भी ग्रामीण ना जाए। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि हम क्या केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, और उसकी लीथल डोज जो है उसका घातक असर वो इतना बता रहे हैं कि 7 दिन तक उस क्षेत्र में न तो कोई मवेशी लेके जाएगा और न कोई स्थानीय ग्रामीण जाएगा। और उसके बाद जब हमारी जो वहाँ के क्षेत्रीय टीम है
उन्होंने पाट जी जगानी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने और बाकी हमारे कुछ युवा किसान साथियों ने मिलके कलेक्टर को जब ज्ञापन दिया और वहां पे अवगत कराया कि आप का जो विभाग टिड्डी नियंत्रण दल का जो विभाग काम कर रहा है उस क्षेत्र के वन्य जीवों के और बाकी जो जानवरों के लिए क्या कर रहा है, तो फिर कलेक्टर जो महोदय हैं वहां के जैसलमेर के, उन्होंने वन विभाग से एक आदेश निकाल के बोला कि आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक विभाग दूसरे विभाग के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम ही नहीं कर रहा है, जबकि पहले आपको सब सारे विभाग को लाइन अप होना है। ये एक रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, इसमें एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है, इसमें खेती डिपार्टमेंट आता है, इसमें लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट आता है, इसमें वाइल्ड लाइफ आता है, इसके बाद में इसके अंदर ग्रामीण और बाकी लोग आते हैं। और जो इसका केमिकल का जो इंटरनेशनल स्तर पर मैं बात करूं तो जो इंटरनेशनल स्तर पर जो देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए थी पाकिस्तान ईरान से, और बोला जा रहा है कि लाइव बुलेटिन्स और लाइव अपडेट्स हैं, उनके साथ सारे विभाग मीटिंग करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर उसका कुछ असर, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी जिस तरह की सहयोग की अपेक्षा थी वो सामने नहीं आया, और वहां पे जो सप्लाई बाधित रही पेस्टिसाइड्स की शुरुआती समय में जब ये झुंड आ रहा था, उसकी वजह से भी ये स्थिति बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, विकराल हो गई है। ये इस तरह की जब समस्या आती है जिनको हम लोग वैश्विक स्तर के ऊपर जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक देश दूसरे देश से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश करता है। और वो छुपाने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको ये लगता है कि मेरी जो प्रतिष्ठा है वो एक गलत रूप से प्रस्तुत की जाएगी, इसलिए वो बहुत दिनों तक उसको अपने ही एरिया के अंदर कवर करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे भी यही हो रहा है। पिछले हम लोग करीब 94, 95 का जो 93, 94 का जो टिड्डी दल आया था, उसमें भी यही समस्या देखने को आई थी कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान स्पेशली, वो हमारे साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन समय रहते साझा नहीं करते। जब उनसे ये समस्या कंट्रोल में नहीं आती और उनको लगता है कि अब तो हमारे यहाँ से कुछ हो ही नहीं सकता, बेकाबू तब हो वो जाते लास्ट मोमेंट पे आपको बताते हैं। हाँ जी जी, कुछ ऐसे ही हमने कोविड के केस में भी देखा, जैसे जो स्थिति थी चाइना में वो काफी समय तक छुपी रही और बाद में जब बिल्कुल बेकाबू हो गई तो फिर देश को इसके बारे में पता चला। हमारे साथ पार्थ जगानी जी जुड़ गए हैं जो कि ERDS से जुड़े हुए हैं। पार्थ जी, ये बताएं कि अब जब हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं, जो खास तौर से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं किसान आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है? कितनी मुश्किल से आप लोगों ने उनको कन्विंस किया होगा कि अभी जो उनको घाटा सह रहे हैं कोई बात नहीं, आगे चल के कॉम्पनसेट हो जाएगा जब ऑर्गेनिक खेती करेंगे, और उसके फायदे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, इन सब पे किस तरह से पानी फिरेगा अब जब इतनी भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हुआ है? जो फार्मर्स हैं यहाँ पे, तो उन लोगों ने जैसे पिछले साल भी उनकी जो है खरीफ की जो फसल थी और रबी की फसल, दोनों फसल उनकी टिड्डी के कारण खराब हुई। तो कई जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो जैविक खेती कर रहे हैं, पिछले 3 से 4 सालों से जो करते आ रहे हैं, उन्होंने काफी उसके ऊपर जैविक के ऊपर सर्टिफिकेशन, अगर आपको मालूम हो कि आपको जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आपको खूब सारे उसमें सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, जो कि अलग अलग संस्थाओं के और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से होते हैं, और वो काफी खर्चीले। किसान जो है, एक सामान्य किसान उन सब का खर्चा नहीं उठा पाता है। लेकिन पिछले जो 1 वर्ष से हमने यहाँ पे देखा कि किसानों का काफी नुकसान हुआ है, खाली एक इस टिड्डी के चक्कर में, क्योंकि टिड्डी के लिए जो स्प्रे हम लेते हैं, इंसेक्टिसाइड्स लेते हैं, वो अधिकतर जो है जैविक खेती में बंद करे हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट उनको कंपनसेट कर रही है किसानों को कि भाई आप इसके ऊपर ये दवाइयां छिड़के, जहरीले जो रसायन है आप वो छिड़के, हम उसका खर्चा भी देंगे, जैसा राजस्थान के अंदर रबी के अंदर उन्होंने बोला था। लेकिन वो कंपनसेशन ऑर्गेनिक के अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि अब जो 4 साल की मेहनत है, 3 साल की मेहनत है किसान की उसको रसायन मुक्त रखने की, वो पूरी तरह से वो खत्म हो चुका है। तो अब उसको वापस से नए सिरे से अगले 3 या 4 साल तक वो उसको वापस से सही करना पड़ेगा खेत को, और जब जाकर वो वापस से ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट ले पाएगा। यानी कहीं ना कहीं किसान कुछ 4 से 5 साल पीछे चले गए हैं जहां तक ऑर्गेनिक खेती का सवाल है। जी, और सबसे और दूसरी चीज इसमें एक और ये भी है कि जो चाहेंगे। हाँ पार्थ जी बताइए। जी पार्थ, आप अपनी बात रखें, हाँ, पूरी करें।
तो मैं ये बता रहा कि जैसे कि जब जैविक करते तो उसमें खाली हम खेत की फसल के ऊपर ही नहीं ध्यान रखते, उसके आसपास का जो पर्यावरण है, जो उसके आसपास के खेत के मेड़ है और उसके आसपास का जो पर्यावरण रहता है, तो इसके जहर के कारण वो भी काफी नुकसान हुआ। कि जैसे खाली टिड्डी नहीं, हमने देखे कि कई तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, वो भी इन स्प्रे से मर गई, क्योंकि उन्हें तो हम नहीं रोक सकते। आपने सरकारी आदेश जारी कर दिए कि भाई जहाँ पे स्प्रे करा है वहां पे आप मवेशी न ले जाएं, वहां पे आपने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी आपने चौकीदार नियुक्त कर दिए, लेकिन हम जो पक्षी आ रहे हैं, जो छोटे जो मित्र कीट हैं, उनको हम कैसे वहां पे रोक सकते हैं? तो वो भी हमें काफी यहाँ पे देखने को मिला था। जी, एक तरह से ये क्लाइमेट चेंज का भी सूचक है, एक नॉक है, और अगर सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और ये कहीं ना कहीं वो सारे सिग्नल्स दे भी रही हैं टिड्डियां। ये बताइए कि जो जैसे आपने बोला जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं, हम वैसे भी जिस तरह से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल प्रेडेटर्स जो पक्षी हैं, जो चिड़िया है, जो सब इनको टिड्डियों को नेचुरली प्रेडेटर्स हैं वो खा सकते थे, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। तो इससे आपको लगता है कि पूरा इकोलॉजी का जो डिसबैलेंस है वो कहीं ना कहीं असर दिखाएगा? जी एकदम परफेक्टली। जो इनका मतलब नेचुरल प्रेडेटर्स के खत्म होने से और बाकी के जो इनके इकोलॉजी को बैलेंस करने वाले जो रेगुलेटर्स हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि हमने एक ये चीज़ भी यहाँ पे नोट करी कि टिड्डी इजीली मिट्टी के अंदर डिके नहीं हो रही है। कि जिनको हमने दिसंबर जनवरी में जिनके ऊपर स्प्रे करा था, हम अभी भी उनको खेतों के अंदर उनके पंख और उनके टांग वगैरह, पैर वगैरह हम उनको देख रहे हैं। तो ये जो है काफी धीरे धीरे होती है, और जब वो स्प्रे से क्योंकि वो मरी है, तो उसका जो डिकम्पोजिशन है वो ये बता रहा है कि वहां पे बैक्टीरियाज वगैरह जो मिट्टी में काम करते हैं, वो भी उसको डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं। तो ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है कि आपकी हवा, आपके जीव और आपकी मिट्टी, तीनों के लिए जो स्प्रे करा जा रहा है वो असुरक्षित है। डॉक्टर सुमित, ये बताएं कि हमने ये भी सुना कि पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है इस तरह के जो डक्स हैं, चाइना से बात हो रही थी कि वहां से आएंगी, जो कि क्योंकि बत्तख जो हैं वो एक दिन में कुछ 200 करीब लोकस्ट, ये टिड्डियां खा लेती हैं। तो जो इस तरह का ट्रेंड है, आपको ये कितना सही लगता है? या फिर बायोपेस्टिसाइड्स की बात करें कि लिंसेड ऑयल, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, और चूना, इन सब का मिक्सचर, या जो संतरे के छिलके हैं, इन सबको या फंगस जिसकी बात हो रही है कि उसको भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं नियंत्रण के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है अब बहुत देर हो गई और जिस हड़बड़ाहट का माहौल है उसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स का इस्तेमाल होगा? लास्ट ईयर से हम लोग जैसलमेर में जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे EIDS फाउंडेशन के जो साथी हैं उनके साथ हम लोग मिलके और वहाँ के किसानों के साथ कर रहे हैं। तो उसमें हमने देखा है कि वहाँ पे बहुत सारे किसानों ने मुर्गी पालन, जो देसी वैरायटी है मुर्गी पालन, उनको उन्होंने वहाँ पे किया हुआ है। आप ये मान लीजिए कि टिड्डी वहाँ पे जो है वो एक भोजन का मुख्य आधार है बहुत सारे वन्य जीवों के लिए। पर अब हम जो है वो ये देख रहे हैं कि हमारे पास में एक समस्या ये आ चुकी है कि आज के टाइम के अंदर इसका कंट्रोल हमें एक वार लेवल पे जाके करना पड़ रहा है। यहीं पे अगर हम ये बतख वाला या मुर्गी वाला या कवक वाला या लिंसेड ऑयल वाला एक्सपेरिमेंट अगर हम आज से 25 दिन या 1 महीना पहले करते, तो आज हमारे सामने ये समस्या इस लेवल पे नहीं होती। जी, हमारे साथ अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे पूछेंगे कि फाजिल्का में जो कपास की खेती को नुकसान हुआ है, या आप भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ग्राउंड पर किसानों को अब किस तरह की क्षति, जो पूरा उनका नुकसान हुआ है, आपको लगता है कि बीमा के कवरेज में इसको शामिल किया जा सकता है, या फिर कोई और तरीका, ताकि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके? पिछले साल जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई अभी तक शिकायत कर रहे हैं किसान की नहीं मिली है। गीता जी, जो इंश्योरेंस की बात है वो बिल्कुल एक कागजी कार्रवाई है, उसका किसानों को कोई भी फायदा अभी ना पिछले साल का हुआ है ना अभी इसी साल का हुआ है। एक तो ये बात है, और जो कार्रवाई कर रही है गवर्नमेंट वो बिल्कुल गलत है। किसानों की जो कपास है, सभी लोगों ने VT नरमा जो बीजा है वो 2-2 बार 3-3 बार बीजना पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट कुछ उसको देती भी है तो वो एक बार जो नुकसान होता है उसी का थोड़ा बहुत देगी तो
अदरवाइज वो भी नहीं दे रही है। और वो दोबारा जब वो सीड लेने जाते हैं तो जो पहले वाले से उनकी कॉस्टिंग भी डबल हो रही है, उनको वो नुकसान हो रहा है। जो हमारा ये फाजिलका अबोर का जो एरिया है, इसमें कपास के साथ साथ बाग बहुत है, फ्रूट बहुत ज्यादा है, किन्नू वगैरह के बाग है, ये नुकसान उन पे भी बहुत हो रहा है। और जैसे अब ऑर्गेनिक की बात की है आपने, जैविक की, जैविक खेती में जो नुकसान होगा उसकी तो भरपाई किसी कीमत पे भी नहीं हो पाएगी। जैसे अभी पार्थ जी ने बताया, सुमित जी ने बताया कि जो केमिकल कर रहे आपने हैं बागों वो इससे के नुकसान harmful के है। बारे में बताया, उस पे थोड़ा बताइए, क्योंकि जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इतनी कोई खड़ी फसल नहीं है, इतना कोई नुकसान नहीं है, इसलिए चिंता की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन एफएओ की जो वार्निंग है कि जून जुलाई में बड़ा अटैक और फिर लौटते वक्त अगस्त में फिर तीसरा एक अटैक हो सकता है, उस सब के बीच अभी जो बागों को नुकसान हो रहा है, क्या उसको हम हल्के में ले सकते हैं? हल्के में लेने वाली कोई भी चीज नहीं रही अभी। किसान की हर चीज जो अधिकारी हैं वो हल्के में लेते हैं और किसान के हलक की बन जाती है। अभी जो बागों पे जैसे वो नुकसान कहते हैं, अगर किसी भी बाग में अगर थोड़ी सी भी टिड्डी किसी भी प्लांट पे आ गई, उसके कुछ पत्ते भी अगर उन्होंने खा लिए तो फ्रूट पे उसका नुकसान बहुत होता है मौसम के हिसाब से। और जैसे किसी के अंगूर के बाग हैं, वहां वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरे जो चीजें हैं उन्हें वो खत्म कर रही हैं। तो अधिकारी जो है वो सिर्फ एक अपने चार दीवारी में अपने ऑफिस में बैठ के ही अपनी एक वो चीज कर रहे हैं। धरातल पे सब इसके उल्टा चल रहा है। किसी को, कोई किसान को किसी भी तरह का कोई सुमित जी, बेनिफिट आपसे नहीं पूछना ना चाहूंगी पिछले कि सरकार यूके से स्प्रेयर्स की ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है और यूके तक से स्प्रेयर्स आएंगे, लेकिन 15 दिन बाद। आपको क्या लगता है तब तक बहुत लेट हो जाएगा? ये ड्रोन मंगाना और ये जो होता है ना कि जैसे आज आपके घर में आग लगी और आप फायर ब्रिगेड का टेंडर देके और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तब तक तो आपके यहाँ पे कुछ बचेगा भी नहीं। मैं बार बार आपको ये कहना चाह रहा था कि एक साल आपके लिए 12 मंथ 365 डेज इतने ज्यादा होते हैं कि आप उसके अंदर आगे के 10 साल की प्लानिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार इस टिड्डी नियंत्रण दल का पूरे महकमे को देखती है। उनके पास में देश में एक ऐसी सरकार है, केंद्र सरकार, जिसके पास कभी पैसे की वो कमी नहीं होती जो राज्य सरकारों के पास होती है। तो आज आपके पास में जब टिड्डी का इतना बड़ा अटैक हो गया, अब आप उसको टेंडर कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि हम एरियल स्प्रेयर मंगाएं, अब हम ड्रोन मंगाएं, अब हम ये मंगाएं। आप मंगवाते रहिए, तब तक नुकसान बहुत बड़े एरिया के अंदर हो चुका होगा। और उसके बाद में जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में गिरदावरी रिपोर्ट कहते हैं, मतलब जो फिर आप सब कुछ तो खत्म हो गया, अब आप उसका एस्टिमेशन करने के लिए निकलेंगे कि नुकसान कितना हुआ। वो नुकसान हमेशा ही आंकलन जो होगा उसका नुकसान का, वो मुश्किल से 30-40% तक आंकलन कर पाते हैं। जो 90% जो 100% एक्चुअल नुकसान होता है, जिसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि उसका एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होता है किसान का, वहां का जो इकोनॉमिक जो लेवल है उस किसान का डाउन होता है। आज के समय के अंदर वो जमाना नहीं है कि किसी के पास में इतनी बड़ी खेती थी कि वो आधी खेती दान कर दे। आज हम लोग सब कैश क्रॉप उगा रहे हैं। आज का जो किसान है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के किसानी कर रहा है, और उसके अंदर उसको हल्का सा नुकसान होता है तो उसका बहुत लंबा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सरकार की जो ये देरी है, ये देरी बहुत महंगी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो वैलिड पॉइंट सामने आए हैं, हम आशा करते हैं कि जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, वो इस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे, क्योंकि कहीं बाद में ये ना कहें कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।